नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। एंड यार इस वीडियो के अंदर हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं आप लोगों के बिजनेस एनवायरनमेंट की यूनिट 1। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से समझना। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट और लॉस के। तो जूनियर्स, आज हम लोग जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं वो है आप लोगों का स्कोप ऑफ बिजनेस, इसके अलावा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एंड आप लोगों का प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस और आप लोगों के कुछ नेगेटिव पॉइंट्स एंड पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस से। तो देखो यार, बिजनेस के बारे में हम लोग बात करें तो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर बिजनेस स्टडीज में ये सब पढ़ा होगा। मैं आप लोगों को अभी एक फ्लो चार्ट भी दिखा देता हूँ। ऐसा कुछ फ्लो चार्ट आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 11th के अंदर। क्लास 11th में ये जो फ्लो चार्ट हमने पढ़ा था, मैं उसी को आज आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। स्कोप ऑफ बिजनेस में आप लोग वही पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग उसके अंदर ये पढ़ते हैं क्लास 11th में। तो आप लोगों को ऐसे बताया जाता है कि आप लोगों को जो स्कोप ऑफ बिजनेस है वो बहुत ही वाइडर है। एंड इसके अलावा बिजनेस के अंदर दो मेनली चीजें आती है, एक तो इंडस्ट्री हो गया और दूसरा आप लोगों का कॉमर्स हो गया। ये दो चीजों के बारे में हम लोग किसी भी बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं। इंडस्ट्री क्या होता है और कॉमर्स क्या होता है। अब इंडस्ट्री को आप लोगों को तीन अलग अलग सेक्टर्स में बताया हुआ है, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। अब प्राइमरी के अंदर कौन कौन से आते हैं? प्राइमरी के भी दो टाइप्स हैं आप लोगों के, एक एक्सट्रैक्टिव हो गया, एक जेनेटिक हो गया। एक्सट्रैक्टिव के अंदर हम लोग भैया क्या लिख सकते हैं? तो एक्सट्रैक्टिव में आप लोग ये सब चीज़ें लिख सकते हैं, जैसे कि मैं अगर शीप्स की बात करूँ तो शीप्स या फिर जो होती है ना आप लोगों की जिनसे हम लोग बेसिकली एक्सट्रैक्ट करते हैं, जैसे काऊ से हम लोग मिल्क एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर शीप से हम लोग वूल एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो सारी चीज़ें आ जाती है आप लोग के, वो सारे काम आ जाते हैं आप लोग के एक्सट्रैक्टिव एक्टिविटीज़ के अंदर। एंड इसके अलावा आप लोगों का जो फार्मिंग वगैरह होगी उसको भी आप लोग इसमें डाल सकते हैं, क्योंकि फार्मिंग प्राइमरी के अंदर ही आती है। क्योंकि हम लोग वहाँ पे भी कहीं ना कहीं जो हमारी वो होती है धरती होती है, वहाँ से हम लोग कुछ एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स को। जेनेटिक के अंदर आ जाती है आप लोग ऐसी कुछ चीज़ें, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आप लोगों ने देखा होगा मेरे ख्याल से, फिशेज़ को जेनेटिकली इंप्रूव किया जाता है। फिर फिशेज़ जो होती है उनको पाला जाता है, ठीक है, ऐसे करके। या फिर आप लोग के जो काउज होते हैं उनको भी पाला जाता है, उनके बच्चे कराए जाते हैं, फिर उनसे भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है मिल्क वगैरह और बहुत सारी चीज़ें अलग अलग। या फिर आप लोगों ने फार्मिंग देखी होगी, जो एक होती है ना पोल्ट्री फार्मिंग होती है, जहाँ पे आप लोगों को बेसिकली इन सब चीज़ों को रखा जाता है, एनिमल्स को रखा जाता है और उनको जेनेटिकली आगे बढ़ाया जाता है, उनकी जनरेशंस को आगे बढ़ाया जाता है। उसको हम लोग जेनेटिक के अंदर डालते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज जो होती है उसके अंदर आप लोग की दो टाइप्स आते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में आप लोग लिख सकते हैं रोड्स, बिल्डिंग्स, डैम्स, ये सब कंस्ट्रक्ट करना। और मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आप लोग के अलग अलग टाइप्स आप लोग लिख सकते हैं। मैन्युफैक्चर करना, जैसे कि आप लोग वूल से क्लोथ बनाते हैं या फिर आप लोग कॉटन से क्लोथ बनाते हैं, कॉटन का प्लांट, फिर उसके बाद कॉटन, फिर उसके बाद आप लोग उससे बनाते हैं अपने क्लोथ्स। तो वो सब चीज़ आप लोग एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग में दे सकते हैं। भैया टर्शरी के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? टर्शरी आप लोग का थर्ड सेक्टर होता है, जिसके अंदर आप लोग बेसिकली ये सारी चीज़ें अभी जो हम आगे ऑक्सिलरीज टू ट्रेड पढ़ने वाले हैं, यही सब आपका टर्शरी में आता है। वो क्या होता है वो अभी हम आप लोग को एक्सप्लेन करूंगा। अभी हमने फिलहाल इंडस्ट्री के बारे में कंप्लीटली पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कॉमर्स के बारे में। कॉमर्स के आप लोग के दो टाइप्स होते हैं, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब भैया जो ट्रेड होता है, ट्रेड के भी दो टाइप्स है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इंटरनल ट्रेड कौन सी होती है? इंटरनल ट्रेड के आप लोग के दो टाइप्स और होते हैं। इंटरनल के अंदर आप लोग पढ़ते हैं होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड के बारे में। अब भैया ये होलसेल और रिटेल ट्रेड क्या होती है, अगर आप लोग को नहीं पता तो बता दूं। रिटेल ट्रेड का मतलब है जो कि हम लोग लोकल अपने यहाँ पे शॉप पे जाके खरीदते हैं सामान, उसको बोलते हैं रिटेल ट्रेड। मतलब एक ओनर होता है, वो अपनी दुकान में सामान बेच रहा है, सिंगल ओनर है, वो बेच रहा है आप लोगों को। रिटेल ट्रेड मतलब डायरेक्टली कस्टमर से डील कर रहा है। या फिर अगर हम लोग बात करें होलसेल ट्रेड की, होलसेल ट्रेड के अंदर आप लोगों को बल्क में सामान मिलता है, जो कि एक होलसेलर होता है, वो आप लोगों को आपको तो बेसिकली नहीं देता है। आजकल के टाइम पे कस्टमर्स भी होलसेलर से सामान खरीदने लग गए हैं, बट मेनली क्या होता है, होलसेलर रिटेलर को सामान बेचता है। तो मैन्युफैक्चरर होलसेलर को बेचता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, फिर कस्टमर तक आता है, ठीक है। तो आप लोग ऐसे करके इंटरनल दो ट्रेड होती है, जो कि होती है होलसेल और रिटेल। फिर आते हैं आप लोग एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड की कौन कौन से एग्जांपल्स होते हैं? एक्सटर्नल ट्रेड भी आप लोग की दो से तीन टाइप की होती है, मेनली दो ही टाइप की होती है। एक होता है आप लोगों का एक्सपोर्ट, एक होता है आप लोगों का इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब इंडिया से बाहर सामान भेजना, इंपोर्ट मतलब इंडिया के अंदर सामान मंगवाना। ये तो आप लोगों को बेसिक्स पता ही होंगे। फिर आते हैं हम लोग ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के ऊपर। अभी ये ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर ना कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी आती है जो कि हेल्पिंग हैंड होती है आप लोगों के किसी भी बिजनेस में। कौन कौन सी एक्टिविटीज़? ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, एडवर्टाइजिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन। ये सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऐसी है आप लोगों की जो कि किसी भी एक बिज़नेस को हेल्प करती है अलग अलग तरीक़ों से। ट्रांसपोर्टेशन किसी भी बिज़नेस को हेल्प करता है सामान को इधर से उधर पहुंचाने में। वेयर हाउसिंग सामान को रखने के लिए काफ़ी टाइम तक हेल्प करता है। एडवर्टाइजिंग की वजह से ही बिज़नेस चल पाते हैं, मार्केटिंग नहीं करोगे, प्रमोशन नहीं करोगे तो बिज़नेस चलेगा कैसे। इंश्योरेंस की वजह से ही बिजनेसेस सही से रह पाते हैं, अगर कुछ थेफ्ट हो गया या फिर आप लोगों का कुछ जल गया सामान वगैरह या फिर कुछ भी चीज़ हो जाती है तो उनके लिए इंश्योरेंस भी ज़रूरी है। बैंकिंग की हेल्प से ही बिजनेसेस लोन ले पाते हैं और आगे बढ़ पाते हैं या फिर अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर पाते हैं, डाइवर्सिफाई कर पाते हैं। कम्युनिकेशन की वजह से ही बहुत सारे बिजनेसेस अपना आफ्टर सेल सपोर्ट दे पाते हैं। तो आप ऐसे एग्जांपल्स के साथ में इस पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हम आते हैं हमारे फीचर्स के ऊपर, या फिर आप लोग कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहली होती है एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इसको जो भी करता है वो एक प्रॉफिट मोटिव से करता है और दूसरी चीज़ वो कमाने के लिए करता है। ऐसा नहीं है कि वो सिंपैथी के लिए कर रहा है, लव के लिए कर रहा है, फिर किसी और फीलिंग से कर रहा है। नॉन इकोनॉमिक फीलिंग से वो नहीं करता है, वो पैसा कमाने के लिए ही करता है। तो बिजनेसमैन पैसा कमाने के लिए करता है, इस वजह से बिजनेस की एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। सेकंड, बिजनेस के अंदर प्रोडक्शन ऑफ
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। इसके अंदर हम लोग गुड्स एंड सर्विसेज बनाते भी हैं एंड उन्हीं गुड्स एंड सर्विसेज को हम बेचते भी हैं। फिर आता है हमारा रेगुलर डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज। कोई भी बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो कि इरेगुलर होगा अपनी डीलिंग के अंदर। अगर वो इरेगुलर है तो उसको आप लोग बिजनेस नहीं कहोगे। रेगुलर डीलिंग होनी चाहिए। अब आप लोगों की जो गली में दुकानें खुलती होंगी वो दुकानें आप लोगों की रेगुलर बेसिस पे खुलती होगी, या फिर आपके घर के पास में कोई मार्ट होगा जैसे कि डी मार्ट हो गया या फिर रिलायंस का कोई स्टोर हो गया, तो ऐसी चीज़ें आप लोगों की डेली बेसिस पे खुलती है। ये सब चीज़ें ऐसा नहीं कि आज खुली कल नहीं खुलेगी, परसों नहीं खुलेगी, कभी भी मन कर दिया खुल गया, ऐसा नहीं होता है। फिर आता है आप लोगों को प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट अर्निंग के अंदर अगर आप लोग देखते हैं तो कोई भी बिजनेस है अगर वो प्रॉफिट अर्न नहीं कर रहा है, फिर उसका नॉन प्रॉफिट मोटिव है, तो वो बिजनेस नहीं कहलाया जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कुछ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की, जैसे आप लोगों को टेम्पल हो गया या फिर आप लोगों की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन होती है, इन सब चीज़ों के अंदर आप लोगों का प्रॉफिट नहीं देखा जाता है, तो वो आप लोगों का बिजनेस नहीं होता है। लेकिन बिजनेसेस के अंदर तो प्रॉफिट आता ही आता है। लास्ट के 2 पॉइंट्स आप लोगों का अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। आप लोगों को प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। एक रिटर्न की अनसर्टेनिटी रहती है, जो पैसा लगाओगे वो डूब भी सकता है और रीगेन भी हो सकता है और डबल रीगेन भी हो सकता है, तो एक अनसर्टेनिटी बनी रहती है। एलिमेंट ऑफ रिस्क का क्या मतलब है भैया? एलिमेंट ऑफ रिस्क के अंदर आप लोगों का सिर्फ और सिर्फ लॉस के बारे में आता है कि हो सकता है कि आप लोगों का एक एलिमेंट ऑफ रिस्क हर एक बिजनेस में मेंटेन रहता है कि हो सकता है कि आप लोगों का लॉस हो सकता है, जो भी आप पैसा लगाएंगे वो डूब भी सकता है। फिर आते हैं हम लोग प्रोसेस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस के ऊपर। अभी एनवायरमेंटल एनालिसिस का आप लोगों को जो प्रोसेस है ये क्या क्या था आप लोगों को, ये आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले इसका तो प्रोसेस इसके अंदर 6 स्टेप्स है। इसके अंदर सबसे पहले आता है आप लोगों का कलेक्शन, स्कैनिंग, गेटिंग इन्फॉर्मेशन बाय स्पाइंग, फोरकास्टिंग, ऑब्जर्विंग एंड असेसिंग। कलेक्शन का क्या मतलब है? आप लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है जो कि बिजनेस के लिए ज़्यादा जरूरी है, एनवायरमेंट बिजनेस के एनवायरमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। फिर उस इन्फॉर्मेशन को हम लोग स्कैन करेंगे एंड फिर थर्ड स्टेप में हम लोग कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो कि हम लोग स्पाई करके लेंगे, क्योंकि बिजनेस एनवायरमेंट को कभी आप देखते हैं ना, इंटरनल एनवायरमेंट को अगर बिजनेस के आप देख रहे हैं तो उसके अंदर आप लोग को स्पाई करके भी इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। तो हम लोग देखेंगे कि एक बिजनेस के अंदर कैसे लोग काम कर रहे हैं, कैसे वहाँ पे चीज़ें हो रही हैं, कैसे वहाँ पे प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे हैं, मैनेजमेंट कैसे हो रही है, बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे हम देखते हैं। तो आप लोग देखेंगे कि स्पाई करके मतलब चेकिंग करी जाती है। फिर उसके बाद फोरकास्टिंग करेंगे कि जो भी हम लोगों ने पूरा का पूरा देखा है उनके बेसिस पे कुछ अलग अलग चीज़ें बनाई जाएंगी, कुछ स्टैंडर्ड सेट करे जाएंगे, उसको हम बोलते हैं फोरकास्ट करना। फिर आप लोग को ऑब्जर्व करना, जो भी स्टैंडर्ड सेट करेंगे उनको चेक करेंगे क्या यार इस बिजनेस के अंदर सही से चीज़ें हो भी रही हैं, प्रिंसिपल्स को ठीक से फॉलो करा भी जा रहा है, जो बेसिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल है उनको फॉलो करा जा रहा है, नहीं करा जा रहा है। बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लास्ट में असेस करना आता है कि आप लोग एक प्रॉपर असेसमेंट बना के दे देते हैं। ये होता है पूरा एनवायरमेंटल एनालिसिस का एक प्रोसेस, जिसके अंदर एनवायरमेंटल एनालिसिस को मतलब एनवायरमेंट को एनालिसिस करा जाता है। एक बिजनेस है तो उसके एनवायरमेंट को एनालाइज करा जाता है कि उसका इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनवायरमेंट कैसे हैं, कैसे वहाँ पे काम किया जा रहा है, कैसे वहाँ पे लोग हैं, ये सब चीज़ें इसके अंदर होती है। फिर आता है आप लोगों का लास्ट टॉपिक, जिसके अंदर हम लोग वैसे तो आप लोगों का लास्ट टॉपिक है लिमिटेशंस ऑफ एनवायरमेंटल एनालिसिस, बट इसमें मैंने आप लोगों को थोड़े से पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिए और नेगेटिव पॉइंट्स भी दिए। पॉजिटिव सबसे पहले हम देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों का हेल्प्स इन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। कोई भी किसी भी बिजनेस का अगर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो उसके अंदर हम लोग की सबसे बड़ी हेल्प होती है कि हम लोग अपने ऑब्जेक्टिव्स को बड़ी आराम से अच्छे से अचीव कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है आप लोगों का आइडेंटिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स। थ्रेड्स को भी ऑब्वियस सी बात है, मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में पढ़ाया था, हम लोग सॉर्ट एनालिसिस करते हैं, अलग अलग टाइप के एनालिसिस करते हैं, जिसकी वजह से हम लोग थ्रेड्स को, अपॉर्चुनिटीज़ को एनालाइज कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या फिर हमारी जो फ्यूचर फोरकास्टिंग होगी हम वो भी कर सकते हैं। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस क्या क्या है? सबसे पहला लैक ऑफ फोर वार्निंग ऑफ अनफोर्सिन इवेंट। मतलब कुछ ऐसे इवेंट्स आप लोगों के होते हैं जो कि अनफोर्सिन होते हैं, मतलब आप लोगों को नहीं पता कि इवेंट होंगे या फिर नहीं होंगे। कुछ ऐसे इवेंट्स होंगे जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, तो उनके लिए आप लोगों को वार्निंग नहीं मिलती है, इसके अंदर उसकी वार्निंग नहीं मिल सकती है। सेकंड आप लोगों का नो अश्योरेंस एज टू ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस, मतलब ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस की आप लोगों को कोई अश्योरेंस नहीं मिलती है। नॉट फुल्ली रिलायबल, सबसे पहली बात ये फुल्ली रिलायबल भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोगों का जो बिजनेस एनवायरमेंट जो आप लोगों को रिपोर्ट दी जाएगी वो एकदम एग्जैक्ट सही होगी। जो स्वॉट एनालिसिस होते हैं हमेशा वो सही नहीं होते हैं। जो आप लोगों का बीसीजी मैट्रिक्स होता है हमेशा वो सही नहीं निकलता है। जितनी भी रिपोर्ट्स इनके अंदर आती हैं, जो भी आप लोगों के मैनेजमेंट की रिपोर्ट्स आती हैं, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा रिलायबल हो। कभी कभी वो इरिलायबल भी होती है, वो प्रॉपरली रिलायबल नहीं होती है, 100% उन पर रिलाय नहीं कर सकते हैं। एंड लास्ट आता है आप लोगों का एब्सेंस ऑफ स्ट्रैटेजिक अप्रोच। इस जो एनवायरमेंटल एनालिसिस होता है ना, इसके अंदर स्ट्रैटेजिक अप्रोच को हटा दिया जाता है, उसको नहीं माना जाता है। तो स्ट्रैटेजिक अप्रोच की एक मिसिंग यहाँ पे जो कि है, बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजिक अप्रोच बहुत ज़्यादा जरूरी है। बिजनेस के अंदर आप वही चीज़ है ना, आप कोई बिजनेस कर रहे हो तो क्या आप लोग अपना दिमाग लगा के करोगे या फिर आप लोग कंप्यूटर्स की हेल्प से करोगे या फिर आप लोग रिपोर्ट्स की हेल्प से करोगे? तो कोई भी बिजनेस को सिर्फ रिपोर्ट्स कंप्यूटर्स की हेल्प से नहीं किया जा सकता है। स्ट्रैटेजिक दिमाग अपना लगा के स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करके बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि उस बिजनेस को हम लोग अप एंड डाउन कर सकते हैं। तो एक बिजनेस के अंदर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट भी पढ़ा था कि एक बिजनेस के अंदर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उसको ठीक से करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ रिपोर्ट्स काम के नहीं है, अपना दिमाग चलाने भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये पूरा का पूरा आप लोगों का यूनिट 1 यहाँ पे खत्म होता है। आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को ये पूरी यूनिट 1 अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर मेरे को व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मैं आपसे अगले वीडियो में भी इतना ही। धन्यवाद।